नमस्कार, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने व्याख्यान माला की 8वीं कड़ी में हिंदी के कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, लाला अजायब राय एवं आनंदी देवी के आंगन में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उचित इलाज के अभाव में हुई। मुंशी प्रेमचंद का पूरा जीवन कष्टमय रहा, संघर्षमय रहा। एक कथाकार के जीवन में जितनी भी यातनाएं होती है, जितने भी संघर्ष होते हैं, वो तमाम संघर्षों को इन्होंने देखा, जिया और उन्हीं संघर्षों को अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया। इनकी कहानी भारतीय परंपरा की कहानी है। दादी नानी के जो किस्से या जो भारतीय किस्सा गोई है, उस किस्सा गोई के काफ़ी समीप आकर के इनकी कहानी या इनकी कहानियों के कथानक या पात्र या संवाद या शैली, तमाम चीज़ें जो है वो पूरे के पूरे भारतीय परिदृश्य को उपस्थित करता है। खासकर ग्रामीण भारत की जो झांकी है, वो उज्जवल झांकी इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। मजदूरों और किसानों की जो भयावह स्थिति है, जो महाजन या सूदखोरी के कारण वो किसान जो मजदूर होते जा रहे हैं और मजदूर जो धीरे धीरे भिखारी होते जा रहे हैं, उनकी कहानी को, उनकी नियति को, उनकी भाग्यवादी दृष्टि को सरकार, शासन एवं महाजनों की जो एक शोषणवादी रवैया है, उसके कारण को इन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कथा सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। इनके पुत्र अमृत राय जी ने कलम का सिपाही के नाम से इनके जीवन पर बहुत ही सुंदर और मार्मिक एक जीवनीपरक कहानी प्रस्तुत की। उसी तरह से इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद मेरे घर में के माध्यम से भी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक पाठकों के बीच में संग्रहित कर उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। काफ़ी अनछुए ऐसे पहलू जो प्रेमचंद भी नहीं व्यक्त कर सके, उन्हें शिवरानी देवी और एक पुत्र के रूप में अमृत राय जी ने इन दोनों रचनाओं के माध्यम से किया। प्रेमचंद नाम से पहले ये धनपत राय के नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से भी लिखा करते थे। उर्दू में खास कर के जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, वो तमाम रचनाओं को या तो कहानी हो या तो उपन्यास हो, वो सभी को ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। सोजे वतन जो कई कहानियों का संग्रह है, खून की आखिरी बूंद जो देश की हिफाजत में गिरे, जैसे क्रांतिकारी शक्तियों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की नींबों को हिला देने वाले यह सोजे वतन नामक संग्रह को बहुत जल्द अंग्रेज ने भापा कि यह हमारे देश भारत के प्रति समर्पण
और अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विद्रोह और बगावत की यह कहानी है, इसीलिए उसे जब्त कर दी गई 1910 ईस्वी में। हालांकि यह संग्रह 1908 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई और इन्हें प्रतिबंधित कर दी गई। और इसके बाद 1910 ईस्वी में इन्होंने बड़े घर की बेटी, जो हिंदी की बहुत ही चर्चित कहानी मानी जाती है, तो बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लाया, रखा और यही नाम आगे चलकर स्थापित होता है हिंदी साहित्य में, एक ध्रुव तारा के रूप में स्थापित होता है। कथा साहित्य, उपन्यास साहित्य, पत्र पत्रिकाओं का साहित्य, निबंध साहित्य, तमाम प्रकार की जो विधाएं हैं, इन विधाओं में प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जैसे मैक्सिम गोर्की या फिर लियो टॉल्स्टॉय का नाम है, उसी तरह से भारत में प्रेमचंद का नाम आदर के साथ लिया जाता है। खैर, आगे चलकर इन्होंने 1916 ईस्वी में शिवरानी देवी से शादी की। शिवरानी देवी जो बाल विधवा थी, इनके पूर्व भी इनकी शादी हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि वो उम्र में भी इनसे बड़ी थी और इनके साथ दाम्पत्य जीवन का वो मिठास नहीं रहा, है ना। दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कहा जाता है कि सहजीवता में जीते हुए एक दूसरे के का साथ देना चाहिए। अगर वो आपके अनुरूप नहीं ढल रही है तो आप उनके अनुरूप में ढल जाएं। लेकिन यहाँ दोनों की अनुरूपता या समरूपता नहीं मेल खाई और जिसका परिणाम हुआ कि वो विवाह असफल रहा और तब शिवरानी देवी इनके जीवन में आती हैं। उसी वर्ष इन्होंने एक हिंदी की ऐतिहासिक कहानी पंच परमेश्वर लिखी। 1916 की यह घटना, शिवरानी देवी से शादी और पंच परमेश्वर जैसी कहानी इन्हें हिंदी साहित्य में स्थापित करता है। तो 1916 ईस्वी प्रेमचंद के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष कहा जाएगा। ध्यान हो कि 1916 ईस्वी महात्मा गांधी के राजनीति में पदार्पण का भी वर्ष है और मुंशी प्रेमचंद के कथाओं पर या उनके पूरे जीवन पर गांधी का प्रभाव, गांधी के विचारों का प्रभाव, गांधी के आदर्श या सत्य, अहिंसा और जो प्रेम है, आपसी भाईचारे हैं, उसका प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। और उसी का परिणाम है कि आगे चलकर इन्होंने सेवा सदन 1916-17 में लिखी। 1920 ईस्वी में इन्होंने प्रेमाश्रम लिखी। 1921 ईस्वी की घटना पुनः इनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से कि गोरखपुर में महात्मा गांधी का एक सभा था और उस सभा में गांधी संबोधन कर रहे थे और गांधी के प्रभाव में आकर, उनके महाव्यक्तित्व के प्रभाव में आकर प्रेमचंद अपने 20 वर्षों की जो नौकरी है उसे त्याग कर और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तो इस तरह से काफ़ी आर्थिक विपन्नता में भी वो देश और देश के जो समाज है और समाज में जो विभिन्न प्रकार की विभीषिकाएँ हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हुए इन्होंने आर्थिक स्थिति को दरकिनार करते हुए अपने सामाजिक दायित्व एवं जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश की आज़ादी में इन्होंने भूमिका निभाई। आगे चलकर इन्होंने 1922 में रंगभूमि लिखी और वो रंगभूमि ही आगे चलकर 1923 ईस्वी में सरस्वती प्रेस, जो इनके द्वारा ही स्थापित की गई थी, अपने भाई के साथ इन्होंने इस प्रेस की स्थापना की थी, उसी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। फिर आगे चलकर इन्होंने माधुरी का संपादन किया 1925 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इनके जीवन में एक और ऐतिहासिक मोड़ आता है जब ये हंस जैसी पत्रिका, जिसे आगे चलकर राजेंद्र यादव जो
नई कहानी के बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो राजेंद्र यादव ने इस पत्रिका को एक नया रूप दिया। हंस कथा मासिक के तौर पे अभी संजय सहाय, रचना यादव जिनमें ये संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हंस जो हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है, प्रगतिशील पत्रिका मानी जाती है, वो 1930 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। और उस दौरान ही उस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत या फिर भारतीय सामंती व्यवस्था या जमींदारी प्रथा के प्रति या पूंजीवाद के प्रति जो इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, वो सराहनीय है, वो बड़ा ही अद्भुत है। इस तरह से इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जैसे कुर्बानी, जेल, जुलूस, इंतकाम, इस प्रकार की कहानियाँ इसमें छपती थी, जिनके कारण इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। लगभग 1000 रुपये या शायद 10,000 रुपये, इसका कोई मेरे पास मौजूदा समय में दस्तावेज नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन 1000 या 10,000 रुपया के आसपास इन्हें जुर्माना के तौर पे ये मुकर्रर की गई थी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और उसके कारण भी इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ती गई। बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साप्ताहिक एक पत्रिका जागरण का प्रकाशन किया। और फिर उसी दौरान इन्होंने कर्मभूमि लिखी 1932 ईस्वी में। वो कर्मभूमि जो बीए के पाठ्यक्रम में भी आप सबको पढ़ना है, तो वो कर्मभूमि जिनके कहानियों का काफ़ी हद तक जो चरित्र हैं या कथानक है वो प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई है। वहाँ भी कथा का जो नायक है उसकी विमाता है, यहाँ भी प्रेमचंद की विमाता है जिनके साथ इनका सही संबंध नहीं है। तो वो बड़ा एक, आप जब कर्मभूमि पर चर्चा होगी तो देखा जाएगा कि प्रेमचंद के जीवन के साथ वहाँ समरकांत और अमरकांत का जीवन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। खैर 1934 ईस्वी में इनके जीवन में एक और मोड़ आता है, चूँकि आर्थिक स्थिति काफ़ी इनकी खराब हो चुकी थी। फिल्मों में अपने कैरियर को या फिर अपने आप को आजमाने के लिए वो बम्बई नगरी जाते हैं, माया नगरी जाते हैं और वहाँ लगभग 1 साल तक काम करते हैं। मील मजदूर इनके द्वारा एक कहानी लिखी जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कहानी पूंजीवादियों के द्वारा, चूँकि फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीक़ा से कॉरपोरेट घरानों के चंगुलों में जकड़ी हुई थी, तो इन्होंने मील मजदूर के माध्यम से श्रमिक वर्ग का पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध जो बिगुल फूंकने की एक साहित्यिक ताना बाना गढ़ा, जिससे सारे इंडस्ट्री में जो निर्माता वर्ग के जो लोग हैं वो सभी झल्ला उठे और इनकी कहानी को इतनी काट छाँट की गई कि वो कहानी लगभग मर सी गई। और इसी से क्षुब्ध होकर प्रेमचंद वहाँ से लौटते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस फिल्म के जो निर्देशक थे और निर्माता थे उन्हें भी दिवालिया घोषित कर दी जाती है। तो इस तरीक़ा से प्रेमचंद का मोह भंग होता है और वहाँ इन्होंने स्वयं कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हाथी दंत के जैसा है, यहाँ चकाचौंध है, यहाँ अश्लीलता और जिस्म की नुमाइशें बिकती है। ये पूरी तरीक़ा से पूंजीवाद के गिरफ्त में है। प्रेमचंद का राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता जैसे आलेख में इन्होंने साफ तौर से कहा है कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद की देन है। तो इस तरीक़ा की चीज़ें यहाँ फिल्म के क्षेत्र में इन्हें सफलता नहीं मिलती है और वहाँ से पुनः ही लौटकर बनारस आते हैं। हालांकि इनकी कई उपन्यासों पर फिल्में बनी, रंगभूमि, सेवा सदन पर
फिल्में बनी लेकिन वो असफल रही। लेकिन शतरंज के खिलाड़ी जो इनकी कहानी है उस पर सत्यजीत राय या सत्यजीत रे ने जो फिल्म बनाई वो काफ़ी प्रशंसित फिल्म बनी और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे कई अवार्ड, कई पुरस्कार प्राप्त हुए। तो फिल्म के क्षेत्र में भी प्रेमचंद की अपनी एक भूमिका रही। आगे चलकर जो इनकी सबसे बड़ी जो प्रसिद्धि हुई वो प्रसिद्धि गोदान को लेकर हुई। गोदान जो भारतीय महाकाव्य है, भारतीय ग्राम्य जीवन का महाकाव्य है, भारतीय किसानों का महाकाव्य है। पूरे भारत की झांकी अगर किसी एक उपन्यास में सिमट के आ जाती है तो वो है गोदान। मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ होता है उसी तरह से गोदान या मैलांचल का पाठ होना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर पाठ होना चाहिए। इसके लिए कथावाचक हों और समाज के बीच में गोदान और मैलांचल जैसे जो कहानियाँ हैं वो जाए, ताकि भारत का जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उससे हमारी नई पीढ़ी अवगत हो। खैर, गोदान इनके जीवन का एक अद्भुत उपलब्धि है। गोदान का पात्र होरी और धनिया इतिहास का पहला ऐसा पात्र है। इसके पहले राजा या तो किसी कहानी के नायक होते थे या तो देवी देवता कहानी के नायक होते थे या कोई वीर योद्धा कहानी का नायक होता था। यह पहली दफ़ा है जब कोई एक छोटा सा किसान जो आगे चल के मजदूर बन जाता है, जो मरियल सा है, जो कमज़ोर है, वो कहानी का नायक बनता है और उसकी पत्नी कहानी की नायिका, मुख्य नायिका बनती है। तो गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। इसमें गोदान के माध्यम से भारतीय किसान किस प्रकार से कर्ज महाजन और व्यापारियों या सूदखोरों या फिर जमींदारों के चंगुल में फंसकर धीरे धीरे अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हो जाते हैं, उस पर भी ब्राह्मणवादी जो चोंच हैं वो भी लगातार उनके ऊपर चोट करती है। अंत का वो दृश्य जिसमें धनिया लू से होरी का शव पड़ा है, धनिया कुछ सेत काट के जो पैसे जमा की है और तब भी उधर से गोदान के लिए पैसे मांगने आते हैं और वो जब देती है फेंक करके कि लो गोदान का ये पैसा, तो वहाँ एक क्षुब्ध है, ये एक स्त्री जो मानो कोई भारत माँ ही है एक रूप में, तो वो बड़ा ही सुंदर तरीक़ा से, बड़ा ही कार्मिक और बड़ा ही मार्मिक होरी और धनिया के जीवन चरित्र को इन्होंने दिखाया है। खैर, प्रेमचंद के पूरी ज़िंदगी जो है वो एक स्तर पर गरीबी और अभावों में गुजरी। इनकी रचनाओं की जहाँ तक के बात है तो इसे 3 वर्ग में बांट कर देखा जा सकता है। 1916 से 1920 की रचना, 1920 से 1930 की रचना और 1930 से 1936 तक की रचना। जैसा कि इन्होंने दर्जनों से अधिक उपन्यास लिखे, उसी तरह से 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। कई निबंध इन्होंने लिखे, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। लगभग 10,000 चिट्ठियाँ इन्होंने उस दौरान लेखक या पाठकों के साथ इन्होंने लिखी। तो एक बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत बड़ा वाङ्मय है, प्रेमचंद वाङ्मय है। तो उस प्रेमचंद वाङ्मय को 1916 से 1918 के बीच, 1916 से 1920 के बीच का जो साहित्य है
वो आदर्शवादी कहानी उसमें मिलते हैं। आदर्शवादी प्रेमचंद का दर्शन होता है। पंच परमेश्वर में जिस तरीक़ा से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में मित्रता, फिर मनमुटाव और फिर मित्रता, मतलब 1916 से 1920 के बीच में जो इनके पात्र होते हैं कहानियों के, उसमें हृदय परिवर्तन करवाते हैं। इसके पीछे प्रेमचंद पर महात्मा गांधी का असर, महात्मा गांधी का प्रभाव है। दूसरे स्तर की जो कहानी है 1920 से 1930 के बीच के, इसमें यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानी है। मतलब धीरे धीरे यथार्थ के तरफ ये बढ़ रहे हैं, लेकिन आदर्शवाद जो है अभी भी इनकी कहानी की या इनकी कथाओं का प्रमुख ध्येय रहा है। आदर्शवादी समाज की परिकल्पना इनके जेहन में रही। लेकिन 1930 से 1936 के बीच इनकी कफन से लेकर गोदान और मंगलसूत्र तो अंत में अधूरा ही रह जाता है। तो कफन से लेकर गोदान तक की जो कथा यात्रा है, इसमें पूर्णतः यथार्थवादी होते हैं और अपने यथार्थ स्वरूप में ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित होते हैं, लेनिन से प्रभावित होते हैं, माओ से तुंग से प्रभावित होते हैं और इनकी कहानियों में यथार्थ का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से 1936 में इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ जो लखनऊ में जिसका पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी की। सज्जाद जहीर और मुल्क राज के माध्यम से यह संघ बड़ा आयोजित की गई थी। यहाँ इन्होंने अध्यक्षता करते हुए साहित्यकारों की जो दायित्व है उसे से इन्होंने अवगत करवाया लोगों को कि साहित्य का काम लोगों को सुलाना नहीं, लोगों को जगाना है। साहित्यकार मशाल लेकर आगे आगे चलता है और पूरा समाज उसका अनुगामी होकर उनके पीछे चलता है, उनका अनुसरण करता है। तो प्रेमचंद पूरे 1980 से 1936 तक, मतलब 56 वर्षों तक की अपनी जीवन यात्रा में हिंदी साहित्य, हिंदी समाज को जो अस्तुत्य उपलब्धियां या ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से जो सुक्तियाँ दी, जैसे दायित्व बोध बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, या फिर जब किसी की पैर तले गर्दन दबी हो तो उस पैर को सहलाने में फ़ायदा है। इस तरीक़ा से कई ऐसी सुक्तियाँ हैं इनकी कहानियों में। क्या बेटे बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो कई ऐसी सुक्तियाँ हैं जो इनकी कथा तत्व जो है